बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। एक बार फिर आपके सामने एक नए मौजू के साथ। आज का हमारा अहम मौजू 20 मार्च के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उन किरदारों को उजागर करने का मकसद आज की नौजवान नस्ल को ये पता हो कि आज जिस आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस आज़ाद फ़ज़ाओं में हम लोग रह रहे हैं, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई और किन किन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। तहरीक पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर बेशुमार नाम आते हैं, बेशुमार लोगों के नाम आते हैं जिसको बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है। इन्हीं नामों में, इन्हीं तारीख में एक और बड़ी अहम तहरीक जिसको हुर तहरीक कहा जाता है, वो भी एक अपने ज़माने के अंदर अरूज पर थी। इस तहरीक के अंदर यूँ कह ली जाए कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर सबसे अगर कुर्बानियाँ, ज़्यादा जानी कुर्बानियाँ दी गई तो वो हुर तहरीक के बानी पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशिदी सूर्या बादशाह की जमात हुर जमात ने दी। तहरीक पाकिस्तान के बाद जहाँ पर आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर पाकिस्तानी कौम आज़ाद हुई, लेकिन हुर तहरीक के बानी पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशिदी सूर्या बादशाह को, जिनको अंग्रेज़ सरकार ने बगावत करने पर फांसी दे दी, सज़ाए मौत की सज़ा दे दी, लेकिन उनकी जमात जिसको हुर जमात कहा जाता है, एक अरसे तक उनको कैद में रखा, जिसके बाद 1952 में उनको आज़ादी मिली। इन तमाम चीज़ों को आज 20 मार्च है, 20 मार्च के हवाले से यहाँ पर पूरी दुनिया की तरह सिंध और पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर हुर तारीख और करारदाद पाकिस्तान के हवाले से मकालमे पढ़े जा रहे हैं, प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आगाही प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वहीं पर पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशिदी सूर्या बादशाह के चाहने वाले तहरीक पाकिस्तान के बानी सूर्या बादशाह को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं आज की खुसूसी नशियात के मौका पर तमाम नाज़रीन को अपने चैनल HNN न्यूज़ पर वेलकम करता हूँ। आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, नौजवान नस्ल की महबूब लीडर, 25 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी, कई मकालमे लिखे, कई जगह उनको अवार्ड्स मिले। जनाब उस्ताद नज़ामानी साहब, जो कि शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, और तारीख पर उन्हें बहुत सारे मकालमे लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं। हुर तारीख के हवाले से उनका जो काम है, यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल के लिए बड़ी उम्मीद का अमल है। मैं वेलकम करता हूँ उस्ताद नज़ामानी साहब को HN न्यूज़ को टाइम देने पर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। यकीनी तौर पर मैंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, हुर तहरीक के हवाले से, सूर्या बादशाह की शख्सियत के हवाले से जो बातें की हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेहरबानी अशफाक अमन साहब। सबसे पहले तो मैं HNN न्यूज़ वालों का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है इस अहम टॉपिक पर जो है बात करने का मुझे मौका दिया है, और आज हम इसी अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। हुर तहरीक जो है एक बहुत बड़ी तहरीक का नाम है, जो बरे सगीर में जो भी गोरिल्ला वार्स चली हैं, उनमें इसको एक नुमाया हैसियत हासिल है। बरे सगीर में जितनी भी तहरीकों का हम मुताला करते हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी तहरीकें थी या गोरिल्ला वार्स थी, हुर तहरीक को इसलिए अहमियत ज़्यादा है कि ये उन मकामी लोगों की थी जिसको ना दुनिया के किसी और मुल्क की सपोर्ट थी, न किसी और तंजीम की सपोर्ट थी। इन्होंने पीर सापगारा सूर्या बादशाह और उसके जो है मुरीदों ने ये तहरीक चलाई थी, और इस जज्बे से चलाई थी कि हम जो है अंग्रेज़ साम्राज्य को शिकस्त देंगे और अपना जो है वतन आज़ाद कराएंगे। जी, बड़ी तफसील से आपने हुर तारीख के हवाले से बताया कि किस तरह से वतन का नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान को और अपने मुल्क को अलहदा से किया जाएगा। पगारा ख़ानदान का जो तारीख़ आज़ादी के हवाले से अगर जो किरदार है, यकीनी तौर पर आप और उनकी जो जमात है वो तो उसको बहुत ज़्यादा सराहते, लेकिन नौजवान नस्ल जो कि इस वक्त
दीगर पाकिस्तान के इलाकों में रह रही है, वो उसको किस तरह से देखती है, इस पर थोड़ा अगर आप तफसील से बताएं। देखिए ना, पागारा ख़ानदान का जो किरदार है, हम अगर तारीख़ जो है औराक पलटें पीछे से, तो हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा-दनी रहमतुल्लाह अलैह उसका किरदार देखें तो उन्होंने जो बरे सगीर में तबलीग की और इस्लाम की जो खिदमत की, उसने जो फॉलोअर्स पैदा किए, उसके जो मुरीद हुए, उसके बाद जिसका ये जो है जमायत हुर जमायत का एक जो है बुनियाद डाली उन्होंने उनके जो खुलफा थे वो बड़े स्कॉलर आलिम थे। और जो हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा-दनी की जो मलफूज़ात शरीफ है, इल्म का समझ लो कि वो एक बहुत बड़ा गहवरा है। उसकी जो किताब है मलफूज़ात शरीफ, उसमें आपको दुनिया का हर इल्म मिलेगा, जाग्राफ़ी मिलेगी, उसमें आपको उस दौर की समाजियात मिलेगी, और बड़ा अहम काम जो उसमें जो तारीख़ी मकान है उनका भी ज़िक्र आता है। तो पीर साहब हज़रत मोहम्मद राशिद रोज़ा-दनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे बरे सगीर में सफ़र करके दीन की खिदमत की। उसके बाद उसके जो बेटे हैं हज़रत पीर सैयद सबतुल्लाह शाह अवल, उसके दौर में हम देखते हैं तो सैयद अहमद शहीद बरे सगीर में आए, जिन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ जहाद के लिए बरेली से सफ़र किया और वो बालाकोट के मकाम पर शहीद हो गए। लेकिन सिंध में जब वो आए तो उस वक्त सैयद सबतुल्लाह शाह अवल ने उनको सपोर्ट की माली तौर पे, और उसके जो है अपने कुछ ऐसे जो मुरीद थे उनकी रहनुमाई के लिए आगे तक सफ़र के लिए उनको रहनुमाई की। और उसी दौर में देखा जाए तो न सिर्फ काफ़ी उलमा तो ये लिखते हैं कि हुर्रों का आगाज़, हुर तहरीक का आगाज़ उसी दौर से शुरू हो चुका था। तो सैयद सबतुल्लाह शाह के दौर में न सिर्फ एक हुर तहरीक की बुनियाद पड़ी, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि सैयद सबतुल्लाह शाह अवल वो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और स्कॉलर थे। उसके बाद हज़रत अली गौहर शाह आते हैं पागारा ख़ानदान में, वो अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और उसका अपना कलाम है सिंधी में, जो हम सिंधी की जो सिनफ है काफ़ी, उस पर अस्कर साईं जो कलाम के नाम से वो जाना जाता है। तो वो बड़े जो हैं इल्म के कदरदान थे और ये तहकीक के मैदान में या इल्म के मैदान में कहें, उन्होंने लाइब्रेरियाँ कायम की और दूसरे इलाकों के उलमा थे या स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने इलाके में उनको दावतें दी, उनको मदऊ किया, उनसे गुफ्तगू की। तो अदबी हवाले से तो उनका बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद पीर साहब हिज़्बुल्लाह शाह आते हैं। उसी दौर में भी हम देखें जो ये पहली हुर तहरीक जिसे कहते हैं बच्चू बादशाह पीरू वज़ीर, उसका भी आगाज़ हो चुका था और उनकी जो खिदमात हैं अपने हवाले से हुर तहरीक या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो भी हमें नुमाया किताबों में मिलती हैं। उन्होंने भी अपना एक अहम किरदार अदा किया है। उसके बाद फिर अली गौहर शाह आते हैं, फिर शाह मर्दा शाह आते हैं, शाह मर्दा शाह के बेटे पीर सैयद सबतुल्लाह शाह जिसके सूर्य बादशाह कहते हैं। तो मजमूई तौर पर हम जगह पागारा ख़ानदान को देखते हैं तो उनका जहाद के हवाले से, आज़ादी के हवाले से और इल्म अदब के हवाले से, दीनी हवाले से एक बहुत बड़ा काम है। जामिया राशिदिया उनका एक सबूत है, जिसके मदरसे बड़ी बड़ी शाखें हैं पूरी सिंध में, वो दीनी काम कर रही हैं। अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ पागारा ख़ानदान के हर एक पग वाले का किरदार है। तो मजमूई तौर पर अगर पागारा ख़ानदान को देखा जाए तो बरे सगीर में उनकी दीनी, इल्मी और अपनी वतन की आज़ादी के लिए एक जद्दोजहद का नाम बनता है। ये बड़ी तफसील से आपने पागारा ख़ानदान के बारे में तफसील से बताया। आपने ये भी कहा कि पागारा ख़ानदान जो थे वो रूहानियत के साथ साथ अदबी और तालीम, जो दीनी तालीम थी, उनके उन मदरासिस खोले, बहुत सारे उन्होंने काम किया। यकीनी तौर पर उलमा कराम जो थे वो उनका तहरीक पाकिस्तान में भी बहुत सारा किरदार था। लेकिन तहरीक पाकिस्तान के अंदर सूर्या बादशाह जो थे वो ज़ाहिर है कि नौउमरी के अंदर उनको गद्दी नशीं कर दिया गया था।
तो क्या समझते हैं कि जब इस ख़ानदान का जो ताल्लुक़ जो था वो रूहानियत के साथ, तालीमी और दीनी तरफ था, अदब की तरफ था, तो फिर अंग्रेज़ सरकार के साथ इनके लड़ने के लिए एकदम से उसको झगड़ा या कह लें या उसको तारीख कह लें, तो ये रुख कैसे तब्दील हो गया? अपने वतन पर गास्पों को जो है कबूल नहीं किया। ये शुरू से लेके शहीद सूर्य बादशाह के दौर तक ये हमें एक हिस्ट्री मिलती है। अब शामिल क्यों हुए? देखें, हम मुसलमान थे और जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो ये एक मुसलमानों का मुल्क था जिसमें सिंध भी शामिल था। तो हमारी आज़ादी एक साम्राज्य ने ज़ब्त कर ली। हम अपने जो रवाज, हमारे रस्म और हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर, हमारा उठना बैठना, यकीनन ज़ाहिर है वो जो अंग्रेज़ साम्राज्य था उससे मुख्तलिफ था। तो उस साम्राज्यत से जो अंग्रेज़ की लुटमार थी इस बरे सगीर में, उसको ख़त्म करने के लिए जहाँ दूसरी सियासी पार्टियों ने, दूसरी तंजीमों ने जद्दोजहद का आगाज़ किया, तो उसी धारा में आगारा ख़ानदान भी शामिल हो गया। हालांकि दूसरे उस वक्त के जो नवाब थे या जागीरदार थे, सरमायादार थे, वो तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, पर पागारा ख़ानदान, स्पेशली शहीद सूर्य बादशाह ने जो हक, जो आज़ादी के लिए बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की और अपने हज़ारों मुरीदों के साथ उसके साथ टक्कर ली, तो उसका ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान पर जो है एक 3-4 लाख अंग्रेज़ किरोड़ों पर हुकूमत कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ का माल है, हमारा जो है वो लेके अपने इलाकों में जा रहे हैं। तो उस लुटमार के ख़िलाफ़ शहीद सूर्य बादशाह ने जो है वो आवाज़ बुलंद की और बाकायदा हुर तहरीक का जो है आगाज़ किया। यकीनी तौर पर हुर तहरीक का जब आगाज़ होता है, ज़ाहिर है कि जब आप रियासत के अंदर, रियासत के ख़िलाफ़ आप जंग लड़ते हैं, उसको बगावत करते हैं, आप लड़ते हैं, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या सूर्य बादशाह के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कोई तहरीक चली, इस तरह के कोई अंग्रेज़ सरकार ने कोई मुकदमात बनाए, गिरफ्तारियाँ अमल में आई? जी हाँ, हम जो है देखते हैं कि जब 1921 में शहीद सूर्य बादशाह पगदार हुए, गद्दी नशीन हुए, उसी दिन से जो है अंग्रेज़ की पिरसा पे नज़र थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो था वो चाहता था कि जो लोग भी हिंदुस्तान में नवाब हों, जागीरदार हों या पीर हों, वो हमारे इशारों पे चलें। लेकिन मैंने पहले भी बात की कि पागारा ख़ानदान बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ था और जब उन्होंने देखा कि जो पीर साहब जिसकी उम्र 12 साल थी और वो गद्दी नशीन हुआ, तो वो उनकी बात नहीं मान रहा था। उन पर जो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी, पहले ख़ानदान से, और ख़ानदान में से जो है अली मुहम्मद राशिदी जैसे किरदार उन्होंने पैदा किए। काफ़ी जो उस दौर के सिंध के वडेरे थे वो भी कुछ पीर साहब के ख़िलाफ़ हो गए। बड़ी बात यह है कि उस दौर में जो मकामी इंतज़ामिया थी अंग्रेज़ों की, वो भी पीर साहब के ख़िलाफ़ जो है कागज़ों की कार्रवाई, झूठे केस बनाना मुरीदों पर, वो शुरू कर दिए। तो ये सिलसिला चलते चलते 1930 में पीर साहब पर बाकायदा जो है एक केस दाखिल किए गए, तकरीबन 8 केस दाखिल किए गए और उन 8 केसों में हथियारों का केस था, हब्से बेजागा था, कत्ल का था और कुछ फैमिली के जो है वो केसेस थे। वो सारे झूठे केसेस थे ज़ाहिर है। तो उनमें जो है मुकदमा चला के पीर साहब को जो है 10 साल की सज़ा दी गई। अच्छा, उसमें जो है मज़े की बात यह है कि बाकी तो सारे केस ख़त्म हो गए, लेकिन जो हथियारों का केस था जिसके बारे में पीर साहब ने बोला कि भाई ये तो हथियार हमारे ख़ानदानी पुराने जो आबा अजदाद के दौर से आते चले आ रहे हैं, ये अभी तो इनकी कोई अहमियत भी नहीं है, किसी काम के भी नहीं है, सिर्फ निशानी के तौर पर पड़े हुए हैं। तो उन पे जो है पीर साहब हथियारों के केस में जो है उसको सज़ा दे के सिंध से बाहर जो है ढाका हुआ या जो है वैसापुर हुआ या दूसरे जो जेल थे दूर के, वहाँ पर भेज दिया। अब उसका जो है केस किसने लड़ा और क्या हुआ केस का नतीजा, उसके बाद हम आगे करेंगे। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने जो रद्दमल दिखाया, पहला रद्दमल ये था कि पीर साहब को झूठे मुकदमात में
जो है फंसा कर उसे जेल भेज दिया। तो यकीनी तौर पे आप जो बात कर रहे हैं कि भाई जो सूर्या बादशाह के जो मुकदमा थे वो बड़े बड़े वकला ने किए, यार जमात के अंदर भी वकील होंगे। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जो कि तहरीक पाकिस्तान के बानी है, पाकिस्तान तहरीक के, और दूसरी जानिब दूसरी तहरीक के जो बानी थे सूर्या बादशाह, उनका जब मुकदमा कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने लिया तो क्या समझते हैं कि उस मुकदमे को मुकम्मल किया कायद आज़म साहब ने, जहाँ उनको अधूरा छोड़ दिया था? हमारे पास तारीख में अक्सर ये रूमर्स या ये बातें की जाती हैं कि कायद आज़म ने जो है केस आधा में छोड़ दिया था, चले गए थे वापस। ऐसा नहीं है। कायद आज़म ने मुकम्मल केस लड़ा था और जो मुकदमात थे पीर साहब के वो सारे उसने जो है केस ख़त्म करा दिए थे। सिर्फ एक हथियारों का केस बाकी बचा था जिसमें पीर साहब को सज़ा हुई थी, उसमें भी कायद आज़म ने अपील दाखिल की थी और 2 साल जो है वो पीर साहब के केस से ख़त्म हो गए थे। अब हम देखा जाए तो उस दौर में कायद आज़म बहुत बड़े महंगे वकील थे और वो बिल्कुल आए थे सखर में, उसे स्पेशल जो है रहाइश दी गई थी और जो पीर साहब के खलीफे थे या मुरीद थे उन्होंने ये बंदोबस्त किया था। और पीर कायद आज़म का लफ्ज़ है उसमें जो किताबों में आता है कि कायद आज़म ने बोला कि पीर साहब का जो मुकदमा है किसी भी हालत में केस चलाया जाए, भले तूफ़ान हो आंधी हो, पर पीर साहब का केस मुकम्मल करके उसे ख़त्म किया जाए। तो कोर्टों में बाकायदा कायद आज़म आए, उन्होंने केस लड़ा और मुकम्मल आखिर तक लड़ा और कभी भी बीच में वापस छोड़कर नहीं चले गए। हाँ ये है कि जो बाद में जो 1943 में केस बना था उसमें कायद आज़म ने अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, उसमें उसने कह दिया था कि मैं बिज़ी हूँ। उसने स्पेशली ये कहा था कि आई एम ऑलरेडी फिक्स्ड, तो वो उसमें नहीं आए थे केस में, दूसरे केस में, बल्कि जो पहला जो 1930 वाला केस था उसमें वो कायद आज़म मुकम्मल जो है लड़े थे। इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके सबूत हैं और हमारे काफ़ी जो नौजवान या तारीख नवीस ये बातें करते हैं कि कायद आज़म ने पीर साहब का केस जो है आधा छोड़ दिया था, वो अगर डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा देखें और कागजात को देखें, तारीख के वर्क वो महफूज पड़े हुए हैं, तो उनमें ये पता चल जाएगा कि कायद आज़म ने ये मुकम्मल केस लड़ा था। जी यकीनी तौर पर जैसे कि उस्ताद नज़र मानी ने इस बात की तरदीद की है कि कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हुर तारीख के बानी पीर सैयद सबतुल्लाह शाह राशिदी का जो केस थे मुकदमा थे उनमें आधे में छोड़ के चले गए, लेकिन उन्हें तरदीद की कि ऐसा नहीं था। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने सूर्या बादशाह का मुकदमा जो था वो सखर में लड़ा, जिसके तमाम इंतजाम जो थे हुर तारीख के उस टाइम के जो रहनुमा थे पीर साहब वगैरह के जो खुलफा थे उन्होंने उनका बंदोबस्त किया था। इसी वक्त हम बात कर रहे हैं हुर तारीख के हवाले से, लेकिन इसको कंटिन्यूज करेंगे लेकिन शॉर्ट वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं। बात की जा रही है 20 मार्च के हवाले से, हुर तारीख के हवाले से। आज हमारे साथ मेहमान ख़ास हैं उस्ताद नज़र मानी, जिनका बारे में बता चुका हूँ कि उनकी हुर तारीख के पर तकरीबन 25 से ज़्यादा कुतब लिखी गई हैं, बहुत सारे मकालमे लिखे हैं, कई अवार्ड उनको इस तारीख के हवाले से मिले हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद नज़र मानी साहब जो बता रहे हैं कि कायद आज़म के बारे में कि उन्होंने किस तरह से हुर तारीख के अंदर सूर्या बादशाह का केस लड़ा, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से सूर्या बादशाह पे क्या तकलीफ़ हुई, किस तरह से उनको अंग्रेज़ सरकार ने उन पर मुख्तलिफ मुकदमा झूठे मुकदमा बनाए। अब बात कर लेते हैं हुर तारीख के दीगर पहलू पर। उस्ताद नज़र मानी साहब आप हम ये बताएं कि पीर साहब वगैरह सूर्या बादशाह ने जिस तरह बताया कि वो मुख्तलिफ मुकदमा बनाए गए, फिर क्या हुर तारीख का जो उन्होंने आगाज़ किया यकीनी तौर पर एक मूवमेंट चलाई होगी, उसके लिए उन्होंने फोर्सेस बनाई होंगी और हथियारात का इस्तेमाल किया होगा, जिसको आप क्या कहते हैं कि किस क्या तो उस तारीख का नाम रखा था, किस जो उनके मुजाहिद थे उनको क्या कहते थे, उस पर थोड़ी तफसील से बताया नौजवान। और उसमें उन्होंने अपने बाकायदा जो हुर मुरीद थे वो गाजी भर्ती करना शुरू किए। अब गाजी भर्ती करने का जो तरीक़ेकार था वो हर एक फ़कीर से, हर एक गाजी से इंटरव्यू लेते थे, उनका नफ्सियाती जायज़ा लेते थे कि आया ये जो है तहरीक में लड़ सकता है या काम कर सकता है, अकेला तो घर में नहीं है, इसका कोई घर में कोई और संभालने वाला भी है या नहीं। और उसके अलावा उनकी सोच, उनके हर चीज़ का मतलब वो एक इम्तिहान लेते थे, उसके बाद उनका नाम लिखते थे और एक पर्ची बना के उनको देते थे, मतलब उनका नंबर लगाते थे कि ये फ़लाँ नंबर का गाजी भर्ती हो गया। अब उनको पीर साहब ने जो हिदायतें दी वो बड़ी एक किस्म की मज़ेदार भी हैं
उन्होंने कहा कि जब हम तहरीक शुरू करेंगे, जो आपका साथ दे, चाहे वो जमायती हो या गैर जमायती, वो आपका होगा। किसी मजलूम, किसी औरत या किसी ऐसे इंसान पे हाथ नहीं उठाना है जो हमारे खिलाफ ना हो। जो भी हमारे खिलाफ हो, तो हमारी जंग जो है अंग्रेज़ों की है और अंग्रेज़ों के जो साथी हैं उनके खिलाफ है। उसके अलावा पीर साहब ने अपने फ़कीरों को ये भी हिदायत दी कि जब मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन हमें इस मुल्क से अंग्रेज़ को जो है भगाना है। हमारा नारा है वतन या कफन, आज़ादी या मौत। अब पीर साहब ने गाजी भर्ती किए, लेकिन बाकायदा उनको अभी हुक्म नहीं दिया था कि अब आप तहरीक शुरू कर दें। इसी दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो नज़र थी उनकी सख्त, पीर साहब को जो है गिरफ़्तार कर लिया 1941 में, और पीर साहब को बिना मुकदमा, बिना कोई केस दाखिल किए उसे जो है रत्नागिरी भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है इधर जो गाजी भर्ती हुए थे, जो तहरीक के इंतज़ार में थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पीर साहब को उन्होंने गिरफ़्तार कर दिया है, हमारा रहनुमा, तो उन्होंने जो है अपनी तहरीक शुरू कर दी। जो कुछ हिदायतें मिली थी, मैं समझता हूँ कि अभी तहरीक का बाकायदा पीर साहब ने मुकम्मल एक तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने रद्दमल दिखाया, जो उसके जासूस थे, जो उनके इन्फार्मर थे, उनकी रिपोर्टों पे पीर साहब को बिना मुकदमा गिरफ़्तार करके बाहर भेज दिया। तो हुर्रों में जो है एक गुस्से की लहर जो है वो फैल गई और उन्होंने अपने हिसाब से तहरीक का आगाज़ कर दिया। अब पीर साहब गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कि उन्होंने जो अंग्रेज़ साम्राज्य की जो अहम जो जगह थी या ऐसी पॉइंट थी, उन पे हमले किए। मिसाल के तौर पर लाहौर मेल का गिराना, उस पर भी बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्टें हैं कि वो कैसे गिराई गई। या जो है एक नाजिम था गुलाम रसूल शाह, उसने हुर्रों को चैलेंज किया था। वो मक्खी के एरिया में खेमारी के पास आकर बैठ गए थे और उसमें जो है हुर्रों ने जो उस प्लानिंग के साथ उस पर हमला किया। 40 आदमी थे और 500 सिपाही थे उसके साथ नाजिम के, और 40 हुर्रों ने जब उस पर हमला किया तो हम देखते हैं कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी हुर्रों की। किस तरह से जाके उस अपने दुश्मन को उन्होंने जाके मारा, और इनके सिर्फ 5-6 जो है वो शहीद हुए फ़कीर हुर्र, और उनके जो है बहुत से ज़ख्मी हुए सिपाही और मारे गए। उसमें नाजिम भी मारा गया। लाहौर मेल गिराया गया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लगा दी। अब हुर्रों ने ये रेल या ये नाजिम पे हमले, या उनके अलावा जो उनकी इमलाक थी, या उनकी जो बिजली की तारें थी, या उनका जो वायरलेस सिस्टम था, या उनकी जो अहम तनसीबात थी, उस पर हुर्रों ने हमले शुरू कर दिए और एक ऐसी गोरिल्ला वार शुरू की जो अंग्रेज़ समझता था कि हमें इस पे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो लोग हैं इसी जज्बे और इसी तरह से हमारे ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो वो परेशानी के आलम में क्या हुआ कि 1943 में पीर साहब को वापस हैदराबाद लाए और उसमें जो है गद्दारी का, मतलब उन्होंने गद्दारी का मुकदमा चलाया, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का, और अपने वतन को आज़ाद कराने का मुकदमा उस पर दाखिल किया। और सिर्फ 1 महीने के अंदर मार्शल नाफिज करके 1 महीने के अंदर जो है पीर साहब को सज़ा दी। हालांकि पीर साहब की जो हर चीज़ थी, वो मिल्कियत थी, दौलत थी, वो सारी उन्होंने ज़ब्त कर ली थी, और पीर साहब के पास इतना भी नहीं था कि वो अपना वकील कर सके। और सरकार ने एक वकील दिया था DL मल, जो पीर साहब का मुकदमा लड़ा था। तो उसके बाद पीर साहब को उन्होंने सज़ा दे दी। अब देखते ये हैं कि जो गाजी थे पीर साहब के, वो इतने बहादुर थे कि वो कभी भी किसी मजलूम पे हाथ नहीं उठाते थे। और मिसाल तौर एक फ़कीर था मीरो शहीद, जो किस बोलते थे कि जिसकी गोली मीरा मीरा करके आती है। उनका दुश्मन एक गांव में छुप गया, तो उस गांव को उन्होंने घेरा किया, तो एक बच्ची जो है वो बाहर आ गई। तो उस बच्ची ने बोला कि मामा यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, इस गांव को छोड़ दो, एक बच्ची आई है तो हम इसी के सदके जो हैं इस अपने दुश्मन को भी छोड़ देते हैं। तो मतलब ये उनका इखलाकी मोराल था उनके गाजियों का,
और जाहिर है मैंने पहले भी बात की कि उनको किसी भी बाहर की सपोर्ट नहीं थी। अपने मकामी जो हथियार थे या दुब्बी में जो बने हुए हथियार थे, बंदूकें थी, कुल्हाड़ी थी या देसी साख्ता बंदूकें थी, उनसे इन्होंने जो है एक शानदार तहरीक का आगाज़ किया। जी, जैसा कि आपने भी बड़ी तफसील से हुर तारीख पे बात करें, आप बता रहे हैं कि पीर साहब वगैरह की तारीख के दौरान अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ गाजी भी आपने भर्ती की है। उसके नतीजे में उनको जो जमात थी उनको हिदायत दी कि वो अंग्रेज़ का बाइकाट करेंगे, उसकी किसी तरह की मसूलियात इस्तेमाल नहीं करेंगे और यकीनी तौर पर तमाम बगावत के केसेस बने होंगे, पीर साहब को गिरफ़्तार किया गया होगा। माशाअल्लाह यकीनी उसके बाद उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। खुद तारीख के दौरान वो कौन से कारनामे थे जो पीर साहब की जमात ने या गाजियों ने जो सर अंजाम दिए? ये हम बात इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जो नाजिम का वाक़या था, यहाँ जो अहम तनसीबात थी अंग्रेज़ों की, उन पे जो हमले किए। अब हम इसमें देखते हैं तहरीक में कि हमें अभी तक कोई ऐसी वाज़ह लिस्ट नहीं मिली कि कितने गाजी थे, लेकिन इसमें जो लीडर थे, यहाँ जिसको हम टोले बोलते हैं या जो ग्रुप्स बोलते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स थे। राजस्थान रहीम यार खान से लेके हमारे बद्दीन के इलाके तक, यानी सिंध का जो मशरक़ी इलाका था, दरिया का मशरक़ी इलाका, उसमें जो अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लगाई इस तहरीक को कुचलने के लिए, तो वो जो हुर थे उन्होंने अहम थानों पे हमला किया। जो अहम जो गद्दार थे उनको जो है मारा उन्होंने, और इसके अलावा जो भी हो सकता था उनको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए उनका निज़ाम है, उनका नज़म ज़ब्त है, उसको दरम बरम किया। उसमें इन्होंने जो है ख़ुद अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर थे, लैम्ब्रिक था, वलीदाद वली था, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है कि अंग्रेज़ ये जो हुर थे किस तरह से हमारे साथ लड़ते थे और किस तरह हम पे वार करते थे, किस तरह वो मुनज़्ज़िम थे लड़ने में और कितनी उनमें बहादुरी थी, उनका उन्होंने बड़ा तफसील से जिक्र किया है। उनमें इतना जज्बा होता था कि अगर वो गिरफ़्तार भी हो जाते थे तो अपने साथी का नाम नहीं बताते थे। मिसाल के तौर पर खान मोहम्मद संजरानी था, वो सखर जेल में था, उसको एक लोहे की पेटी में डाल के उसको जो आग के जो टांडे बोले हैं, गोले हैं, उस पर रख दिया था। उस पर उसको जो है उसको सज़ा दी गई, पर उस पर भी वो उसने कभी अपने साथी का नाम नहीं लिया। तो इस तरह से हमारे जो देखते हैं हुरों के जो कारनामे हैं, उस पर बड़े बड़े किताब भी लिखे गए, नावल लिखा लैम्ब्रिक ने, उस्मान डिपलाई ने नावल लिखा। ये हुर गाजियों के, हुर औरतों के जो कारनामे हैं वो सारे जो हैं ऑन द रिकॉर्ड आ चुके हैं। जिस तरह आप तफसील से बता रहे हैं कि मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ बगावत हुई, गुरिल्ला जंग हुई, बहुत सारे नुकसानात किए, उनके अंग्रेज़ों की जो थी थानों पर भी हमले हुए, तो यकीनी तौर पर वन साइडेड तो ये नहीं हुआ होगा। जहाँ पे अंग्रेज़ सरकार के लोग मरे होंगे तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर हुर तारीख में काम करने वाले जो नौजवान थे, जहाँ गाजी थे, वो भी तो बहुत सारे शहीद हुए होंगे ना। बिल्कुल, देखो ना, हुर जो तहरीक थी, जो उसके फ़कीर या गाजी थे वो अपने हथियारों से लड़ रहे थे, और वो जो था वो जदीद असलहे से मुसल्लह एक फ़ौज थी। तो ज़ाहिर है जब उन्होंने मुकदमात कायम किए, बहुत से हुरों को उन्होंने मुख्तसर मुकदमा भी नहीं चलाया, ऐसे ही फांसियाँ दे दी। सिर्फ हुर होना ही बड़ा उनके लिए, हुरों के लिए जुर्म था। तो बहुत से गाजी जो हैं बिना किसी मुकदमे के मार्शल लॉ की आड़ में फांसी पे चढ़ गए। बहुत सौ को जो है जेलों में डाल दिया गया, कैद की सज़ा सुनाई गई। काफ़ी ऐसे हुर थे जिनको लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दी गई, और किसी को जो है हमेशा के लिए बाहर के जेलों में भेज दिया गया। तो काफ़ी मिसिंग पर्सन भी हुए, तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत काजी शहीद भी हुए, काफ़ी जो है किनके जो है वो घर भी बर्बाद हो गए। और उसके जो है असरात ये हुए कि मार्शल लॉ के कि उन्होंने हुर कैंप बना दिए। पूरे बरे सगीर में 20 हुर कैंप थे, न सिर्फ सिंध में तो 8 थे, उसके अलावा 12 और हुर कैंप जो थे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में थे। तो हुरों को क्या करते थे कि जो मकामी होते थे उनको दूर किसी कैंप में भेज देते थे और वहाँ से यहाँ वो शिफ्ट करते थे। तो सारी हुर जमायत को, बूढ़े, बच्चे, औरतें उन कैंपों में कैद कर दिया। और उन हुर कैंपों में जो कसम पुरसी थी या जो खाने की चीज़ें थी वो ऐसी गलीज़ और गंदी होती थी कि वबाई अमराज फूट पड़े, और उनमें हज़ारों बच्चे थे बेचारे, वो जो है बीमारी, मुख्तलिफ बीमारियों में मर गए, बूढ़े बेचारे मर गए। और इसी दौरान जो है एक किस्म की
किसी कौम की जैसे बोले नस्ल कशी की जाए वो होती रही। पीर साहब ने कहा जा रहा है कि अपने जो तहरीक के दौरान जब बगावत की तो अपनी रियासत के अंदर रियासत बनाई, बहुत सारे उन्होंने वजीर बनाए, इस तरह को कहा जा रहा है। तो क्या इसके क्या मकासद से क्यों ये चीज़ें सामने आई, रियासत के अंदर रियासत बनाने की क्या वजूहत थी? देखे ना, पीर साहब ने रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोई बात नहीं की थी। ये हमारा मुल्क था हिंदुस्तान, उस पर साम्राज्य ने कब्जा किया था और पीर साहब ने वाज़ेह ऐलान किया था कि हम अपने मुल्क से इस दुश्मन को भगाएंगे। रही बात जो रियासत के अंदर रियासत, वो हम जो देखते हैं बच्चू बादशाह पीरू वज़ीर की तहरीक जो सूर्य बादशाह से पहले थी, उन्होंने ऐलान किया था कि हम बादशाह हैं, पीरू वज़ीर है, और उन्होंने अपना एक टैक्स लगाया था। वो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक बगावत थी। उन्होंने कोई ऐसी कोई रियासत का नक्शा नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बोला हमारा अपना इलाका है, हम अपना टैक्स लेंगे और हमारी अपनी हुकूमत होगी। तो पीर साहब का मकसद ये था वाज़ेह कि हम पहले तो जो है गोरा अंग्रेज़ है इसको इस रियासत इस मुल्क से भगाएंगे, उसके बाद जिस तरह हमारा ये आज़ाद वतन था उसी तरह हम वापस मिले और हम उस पर हम खुद अपने फैसले करेंगे। उस्ताद साहब, आपने बड़ी तफसील से बयान कर रहे हैं हुर तहरीक के हवाले से। आप कह रहे हैं कि जो कैंप्स लगाए थे, कैंपों के अंदर किस तरह से अंग्रेज़ जो था वो आपके साथ पेश आया, आपके जो तहरीक के जो लोग थे, क्या समझते हैं हुर तहरीक का जो मकसद था वो क्या पूरा हुआ या नहीं हुआ? देखें, जो पीर साहब, मैंने पहले बात की थी कि जो जिस तरह से तैयारी कर रहे थे शहीद सूर्य बादशाह हुर तहरीक को चलाने के लिए, वो पूरी प्लानिंग होने से पहले ही पीर साहब सूर्य बादशाह को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और वो इसी तरह उसको कैद में रखा गया कि उसका राब्ता अपनी जमायत से या हुरों से नहीं था। और उनके बाद हुरों ने जो है जो थोड़ी बहुत हिदायतें थी या जो बातें थी वो उन्होंने उसी तरीके से तहरीक चलाई। अब कामयाब हुई या ना हुई इसका तो तारीख़ नवीस फैसला करेंगे। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस तहरीक ने अंग्रेज़ साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान दिया और उस वक्त जो आलमी जंग थी उसमें जो है हुरों को भी फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मन पहले ही जंग में मसरूफ़ था और इस जंग ने उसको और कमज़ोर किया और मजबूर हुआ वो यहाँ से चले जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी जगह पे एक मुकम्मल तहरीक थी और दुश्मन को नुकसान पहुँचाने में कामयाब रही। यकीनी तौर पर दुश्मन को नुकसान पहुँचाने में जो कामयाब हुई, लेकिन आप समझ लें कि इस हुर तारीख को तो उस तारीख में काम करने वाले लोग थे वो भी असर उन पर भी असरअंदाज हुए। नौजवान नस्ल जो है वो जानना चाहती है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी हुर तारीख थी, आपने तारीख पाकिस्तान के हवाले से अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ इतने बड़े पैमाने पर आप लड़े, इतने बड़े पैमाने पर आपके जो लोग वो शहीद हुए, लेकिन तारीख पाकिस्तान जब पाकिस्तान का वजूद आ गया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान के दीगर जो आप देखते हैं कि रियासतें हैं वो आज़ाद हो गई, वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो आबाद हो गए, लेकिन हुर तारीख में जो कैद थे, अंग्रेज़ सरकार के जो कैंप बनाए हुए थे उसके अंदर जो लोग कैद थे उनको तो 1952 से पहले आज़ाद नहीं किया गया। जी हाँ, बिल्कुल ये दिलचस्प बात है कि जैसे अंग्रेज़ अपने कागज़ों में लिख के गया था कि ये बागी है और ये जो है रियासत के ख़िलाफ़ हैं, तो ज़ाहिर है वो चार्ज जो देकर गया था तो वही फ़ौज के पास थी। तो वही जब पाकिस्तान बन गया, जब पाकिस्तान बनने के बाद जो मसले थे पाकिस्तान में, ये महाजरों की शिफ्टिंग थी या जो ये खून रेजी थी, इसमें ये हुर कैंपों को ख़त्म करने का मैं समझता हूँ कि सही मौका नहीं मिला इस पाकिस्तान हुकूमत को। अब पीर साहब शामर्दा शाह या उसका भाई नादिर शाह वो इंग्लैंड में थे और ये गद्दी का भी मसला था और उसमें बड़ी रुकावट जो थी वो मकामी लोगों की थी, मकामी अफसरशाही थी या कुछ ऐसे भी थे उस दौर के वडेरे, वो नहीं चाहते थे कि हुर जो हों आज़ाद हों और उनको अपना भी खौफ था कि कहीं ये हम पे हमला ना करें या हमें ना मारें, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ों के साथ थे। तो एक सबब तो ये था कि उन्होंने ये इस गद्दी बहाली में और हुर कैंपों को ख़त्म करने में एक रुकावट बने। तो 1952 में जब पाकिस्तान ऐसे कह लेंगे उसकी हुकूमत संभल गई तो उनको एहसास हुआ कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनको आज़ाद किया जाए और गादी बहाल की जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ हज़रत पीर साहब शामर्दा शाह छठ धनी बादशाह का बहुत बड़ा किरदार है। तो उन्होंने एक ऐसी कौम को संभाला जो हुर कैंपों में बंद थी या जंग आज़ादी में इतनी वो मसरूफ़ होने के बाद उनका इतना बड़ा नुकसान हो चुका था कि उनको फिर जो है
आबाद करना, उनको घरों में आबाद करना, उनके में खुशहाली लाना, उनकी तालीम का बंदोबस्त करना, रोज़गार का बंदोबस्त करना, तो ये पीर साहब शाह मर्दान शाह को क्रेडिट जाता है कि ऐसी निढाल कौम जो जंग में लड़ लड़ के काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी, उसको जो है फिर ऊपर किया, सियासत में हिस्सा लिया और हुर जमायत के लोगों को सियासत में इन्वॉल्व किया और उनको नौकरियां मिली और उनमें एक खुशहाली आई। उस्ताद नज़म मानी बड़ी तफसील से हुर तारीख पर बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर बहुत से नाज़रीन ये चाहते हैं कि उनसे वो आखिरी सवाल भी कर लिया जाए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हुर तारीख के अंदर अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ तो बड़े तरीके से लड़े, बहुत सारे लोग उन्होंने शहीद कराए, बहुत से लोग उनके मार दिए गए। 1952 के अंदर पीर पगारा शाह मर्दान शाह की मस्बत हिकमत अमली के बाद ये आज़ाद हुए, इन्होंने को वज़ीर आज़म मिला, वज़ीर मिले, हुक्मरान बने, इनके लोग MPA बने, इनके लोग MNA बने, ज़िला नाज़म बने। लेकिन हुर तारीख की अगर ये बात कर रहे हैं तो उस्ताद नज़म मानी साहब आप ये बताएं कि अगर हुर तारीख की आप तारीख को अगर समेटने जा रहे हैं तो चंद नाम आपके नज़र आ रहे हैं, वो भी मखसूस इलाकों तक नज़र आ रहे हैं, तो फिर इस तारीख को इसको किताबी शक्ल आप नहीं दे पाए, क्या वजूहत थी? क्या वो लोग जो आपके बड़े बड़े उहदों पे फाइज थे उन्होंने आपके साथ तावन नहीं किया? जहाँ आप जिस तरह उसको हाईलाइट करना चाह रहे थे वो क्यों नहीं हाईलाइट कर सके? मेन वजह यह थी कि अंग्रेज़ साम्राज्य जो था उसने हुर्रों को एक दहशतगर्द, धाड़ेल, डकैत अपने कागज़ों में लिखा और एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि एक खौफ फैलाया समाज में कि ये जो है एक अजीब किस्म की कौम है जो अपने पीर के हुक्म में लोगों को कत्ल करते हैं। तो ये वो जो तासुर था वो बहुत उस दौर में प्रोपेगेंडा के तौर पर बहुत इस्तेमाल हुआ और लोगों पे उसका असर हुआ। लोग यही समझते थे कि यार वाकई जो है ये हुर जो है इस तरह के हैं, क्योंकि आजकल की तरह तो वो मीडिया थी नहीं, सोशल मीडिया हो या ये चैनल्स हो, उसमें रेडियो होता था कुछ लोगों के पास या कुछ अखबारात होते थे, तो आम तालीम का रेशा भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो वो सिर्फ जो प्रोपेगेंडा था अंग्रेज़ का वो बड़ा कामयाब रहा और उसके बाद वो उसका असर बाद में भी रहा। तो इसलिए इस पे एक ऐसा अजीब किस्म का जो बन गया माहौल, तो कोई इस पे कलम उठाने के लिए भी तैयार नहीं था कि भाई कौन दहशतगर्दों पे, कौन धाड़ेलों पे जो अंग्रेज़ लिख कर गया है। उनके समझ में यही आ रहा था कि यही बात सच है अंग्रेज़ की। जब हमने काम शुरू किया, जो लड़ने वाले थे जिनसे इंटरव्यू किया हमने या जो हुर तहरीक में शामिल थे, अब जब उसको हम जिस आपने कहा कि 25 किताब जब हम लाए तो लोगों को पता चला कि वाकई हुर तहरीक तो यार ये एक तो बड़ी ज़बरदस्त जदोजहद थी और आज बहुत से किताब छपे हैं और लोग, मैं किताबों को क्या नाम दूँ, मोहम्मद उमर चंद साहब ने अंग्रेज़ी में किताब लिखी है, नसीर एजाज ने द हुर किताब लिखी है, उस्मान रिप्लाई ने नावल लिखा है, तो उनमें इन्होंने तस्लीम किया है कि ये एक बासूल लोग थे, अपने हक पे थे और सच्चाई पे लड़ रहे थे और उन्होंने जो जद्दोजहद की उसको सलाम है। अब ताउन न करना मौजूदा दौर में आप कह रहे हैं कि भाई जो हुर जमायत के जो मौजूदीन हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इस लिटरेचर में या इस हिस्ट्री में दिलचस्पी नहीं है। आजकल जो समाज है हमारा वो पैसे के पीछे है। हर आदमी बोलता है कि मैं पैसा बनाऊँ, मेरे पास गाड़ी हो, कार हो, उसको हिस्ट्री की, लिटरेचर की बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई अहमियत नहीं दी जा रही, क्योंकि तारीख़ हमें सबक सिखाती है, तारीख़ हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में एक राह दिखाती है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में तालीम के साथ जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है और तारीख़ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे भी जो है ऐसी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ऐसी जो है आवाज़ बुलंद नहीं हो रही जो सच हो या जो हकीकत हो, क्योंकि हकीकत को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। हकीकत को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आज के मौजू पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे उस्ताद नज़म मानी, जो कि तफसील से हुर तारीख पर, तारीख़ पाकिस्तान पर, कायद आज़म की सूर्या बादशाह के साथ मोहब्बत पर, सूर्या बादशाह की कुर्बानियों पर और तमाम चीज़ों पर तफसील से रोशनी डाले थे। इनका ये भी कहना था कि आज के इस दौर के अंदर जहाँ पे तारीख़ को महफूज करने के लिए बासर लोगों को तावन करना ज़रूरी था, लेकिन आज के इस पावरफुल दौर के अंदर, मीडिया के दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर, उन लोगों ने जिनको पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह ने पावरफुल किया, उनके अदम तावन के बायस जिस तरह से हुर तारीख को उजागर करना चाहिए था, जिस तरह से हुर तारीख को
उन लोगों तक जिन लोगों ने हुर तारीख को नेगेटिव अल्फाज में तहरीर किया उसको पॉजिटिव तौर पर लेके आते। आज 20 मार्च के हवाले से जहाँ पर हम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तहरीक को उजागर कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम होते, उन लोग इलाकों के अंदर होते जहाँ पर हुर तारीख को जिन लोगों ने दहशतगर्दी का नाम दिया था, आज उन्हें बताया जाए कि हुर जो थे वो मोहब्बे वतन थे, तभी तो आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्ताद नज़ाम साहब का कि आपने अपने कीमती लामात में से हमें दिए, जिन्होंने तफसील से हुर तारीख पर बात की, जिन्होंने हुर तारीख में शहीद होने वाले गाजी और दीगर जो उनके किरदार थे उन पर तफसील से रोशनी डाली। उनका ये भी कहना है कि हुर तारीख को समेटने के लिए यकीनी तौर पर बासर लोगों को उनके साथ तावन करते, तो यकीनी तौर पर हुर तारीख का आज का जो प्रोग्राम जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अगर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उजागर कर कर हुर तारीख को जिस तरह से अंग्रेज़ सरकार ने नेगेटिव तौर पर पेश किया है उसको पॉजिटिव तौर पर पेश कर सकते थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलैरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।